डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने समझा कि 1 मीटर की परिभाषा क्या होगा और 1 किलोग्राम की परिभाषा क्या होगा, और इसके साथ साथ हम लोगों ने समझा कि 1 सेकेंड की परिभाषा क्या होगा। तो इस पार्ट में हम लोग समझते हैं कि 1 एम्पियर की क्या परिभाषा होगी और 1 केल्विन कितना होगा, 1 मोल कितना होगा और 1 कैंडेला कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले विद्युत धारा जिसका मात्रक क्या है एम्पियर और उसका प्रतीक क्या है ए। ठीक, तो इसके परिभाषा को हम समझ लेते हैं। पहले क्या लिखा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई समानांतर एक नग्न वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के चालकों में प्रवाहित होने पर उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है। तो ये एक परिभाषा है जिसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। अब इस चीज को हम समझते हैं अपनी भाषा में और इसको हम सरल बनाते हैं। देखिए, विद्युत धारा को हम ना तो लंबाई से मेजर कर सकते हैं, ना तो उसको हम किससे, ना तो द्रव्यमान से मेजर कर पाएंगे और ना ही तो हम उसको समय से यानी टाइम से मेजर कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक अलग से राशि बनाया। तो ये क्या बना, एक अलग से मूल राशि बना और जिसे हम अलग से क्या करते हैं, नापते हैं या मापते हैं। ये पंखा, एसी, टीवी, बल्ब सभी किससे चल रहे हैं, विद्युत धारा से चलता है, जिसका हम लोगों ने क्या किया, एक मात्रक बनाया कि यदि कोई पंखा, कोई मशीन चल रहा है तो उसमें कितना विद्युत धारा मौजूद है, उसको हम मापना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक मात्रक बनाया और उस मात्रक का नाम रखा एम्पियर। ठीक, जैसे मान लीजिए पंखा 1 एम्पियर से चलता है, एसी 10 एम्पियर से, हीटर आपका 15 एम्पियर से, टीवी 2.5 एम्पियर से, कंप्यूटर 1.5 एम्पियर से। तो हम देख रहे हैं कि सभी मशीनों में, जो हमारी ये मशीनें हैं, चाहे वो एसी हो गया चाहे टीवी हो गया, इनमें अलग अलग एम्पियर की धाराएं बह रही हैं, जिसकी वजह से हमें वो ऊर्जा मिल पा रहा है और ये सारा चीज चल पा रहा है। तो हम इसमें विद्युत धारा में हम क्या मापेंगे, तो विद्युत धारा में हम जो मापते हैं तो वो क्या है, उसका प्रभाव। जब भी कोई विद्युत धारा प्रवाह करता है तो उससे कुछ प्रभाव देखने को मिलता है और उसी प्रभाव से हम इस एम्पियर का परिभाषा बनाते हैं। ठीक, प्रभाव कौन सा देखने को मिलता है, जैसे कि अगर किसी तार से कोई विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो आप देखेंगे कि वो तार हमारा गर्म हो जाता है और जब वो गर्म हो जा रहा है तो उष्मा में परिवर्तित हो जा रहा है और इस प्रभाव को हम बोलते हैं उष्मीय प्रभाव। यदि हम तार को लपेट दें तो आप देखेंगे कि वो उसमें से एक अलग सा प्रभाव निकलने लगता है जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय प्रभाव। और इसी टाइप से आप लोगों ने क्लास 10th में एक प्रक्रिया पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं विद्युतीकरण। उस प्रक्रिया में आप लोग देखे थे कि वो क्या करता है, वो धातु को अलग करने का काम करता है। मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट का आप विद्युतीकरण कर रहे हैं तो वो क्या करता है, सिल्वर को नाइट्रेट से अलग करता है, खींचने का काम कर रहा है। ठीक, तो एसआई मानक में हम किस प्रभाव से एम्पियर का परिभाषा बनाएंगे, तो हमने जो प्रभाव लिया वो प्रभाव क्या लिया, चुंबकीय प्रभाव लिया। तो चुंबकीय प्रभाव से हम 1 एम्पियर को परिभाषित करते हैं, जो कि यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसको मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ कि चुंबकीय प्रभाव से हम 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे बनाते हैं। तो आइए समझिए। हमने क्या किया कि यहाँ पे एक रॉड लिया, एक आयरन रॉड लिया और एक रॉड यहाँ पे लिया। इस रॉड को हम फ्री रखे हैं, फिक्स करके नहीं रखे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ पटरियां लगा दे रहे हैं जिससे कि वो गति कर पाएगा, मूवमेंट कर पाएगा। ये रॉड फिक्स नहीं है। दूसरी तरफ का जो हमने रॉड लिया है ये रॉड फिक्स है और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हमारी बैटरी, इससे हम इसे क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। ठीक, अब इस रॉड से इस रॉड की जो दूरी है इसको हम माने हैं कितना, 1 मीटर। कितना माने हैं, 1 मीटर। अब यहां से जो करंट, इसमें विद्युत धारा फ्लो कर रहा है
ये यहां से इसमें जा रहा है और यहां से इसी को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं किसमें, इसमें। और ये वाला जो हमारा रॉड है इसको हम क्या कर रहे हैं, ये भी 1-1 मीटर का है। जो हमने रॉड पहले लिया था ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, ये भी 1 मीटर है। अब इस वाले रॉड को जो फ्री रखे हैं हम उसको क्या करते हैं, एक पुली से ऐसे बांधे और उस पुली में हमने क्या किया, एक वेट लगा दिया, एक भार लगा दिया जिसको हमने बोल दिया W। और वो भार कितना है, 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक, इतना डायग्राम हम लोगों ने बनाया। अब इसमें हो क्या रहा है कि जैसे ही यहां से आपने विद्युत धारा का प्रवाह कराना स्टार्ट किया, जैसे ही आप विद्युत धारा के इसमें से प्रवाह कराएंगे तो इन दोनों के बीच में एक विद्युत धारा के प्रवाह की वजह से इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ए बल लगाना स्टार्ट कर देगा। ये बल लगाना स्टार्ट कर देगा किस ओर, इस ओर। हम देखते हैं कि ये इसकी तरफ बल लगाना स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पुली जो हमने यहाँ पे भार लगा रखा है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का, ये क्या होगा, ये ऊपर की ओर आएगा क्योंकि ये इधर मूव करेगा, इधर खींचा चला जा रहा है। और यहां से जो हमने एक रेजिस्टर लगा के रखा है, यहां से हम करंट को यानी विद्युत धारा को कम या ज्यादा कर पाएंगे। तो हम जब विद्युत धारा को ज्यादा कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं ये जो पुली है हमारा, यहाँ पे जो भार लगा हुआ है ये ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है ऊपर, क्योंकि ये वाला जो रॉड है ये इसकी तरफ खींचा चला जा रहा है, एक बल लग रहा है यहाँ पे। और जब हम विद्युत धारा को अपने कम कर रहे हैं तो अब हम देख पाते हैं कि ये वाला जो रॉड है ये इधर इधर पीछे की ओर मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ये भार नीचे आ जा रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ये किस वजह से हो रहा है, जब विद्युत धारा कम या ज्यादा हो रहा है। तो हमें 1 एम्पियर की परिभाषा बनानी थी, तो हम क्या चाहते हैं कि ये रॉड फिक्स रहे। तो हम ये इतना धारा प्रवाह करते हैं कि यहां से यहां तक का जो इनके बीच का जो फोर्स है, जो बल है, वो संतुलित हो। और अगर ये रॉड फिक्स हो जा रहा है, ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, तो जितने पे ये रॉड फिक्स हो रहा है, संतुलित हो रहा है, उस धारा को हम बोलते हैं 1 एम्पियर। समझ पा रहे हैं आप? हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो रॉड हमारा मूवमेंट कर रहा है, विद्युत धारा अगर प्रवाह हो रहा है तो वैद्युत क्षेत्र में ये या तो आगे या तो पीछे जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये स्थिर रहे, एक जगह रहे। तो एक जगह करने के लिए हम लोगों ने कम ज्यादा कर करके देखा कि कितने पे ये एक जगह स्थिर हो पा रहा है। तो जितने पे वो एक जगह पे स्थिर हो पा रहा था ये वाला भार, ये वाला रॉड, तो हम उसको कह दिए उस धारा को 1 एम्पियर। ठीक, तो 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो कि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन को संतुलित कर दे, यानी स्थिर कर दे। ठीक, अगर मान लीजिए हम इसको डबल कर देते हैं, अगर यहाँ पे हम भार को डबल करेंगे तो ये हमारा जो एम्पियर है ये भी कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। अगर हम इसको 3 × 2 × 10⁻⁷ न्यूटन कर दें, 3 गुना भार कर दें, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, तो ये था एम्पियर की परिभाषा। इस प्रकार से एम्पियर की परिभाषा बना हुआ है। ठीक, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम दूसरा टर्म चर्चा करते हैं, जो क्या है, ऊष्मागतिक। ऊष्मागतिक तापमान या ताप बोलते हैं इसको, ऊष्मागतिक ताप। तो सबसे पहले देखिए, ऊष्मागतिक जो ताप है, हम बाकी मूल राशियों से इसको भी हम माप नहीं सकते हैं। अगर हम बात करें लेंथ की, मास की, टाइम की या फिर विद्युत धारा की, तो इन सभी मात्रकों से हम इसका मापन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग मूल राशि बनाई गई जिसका नाम दिया ऊष्मागतिक, और उसका मात्रक केल्विन प्रति के। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 वे भाग को 1 केल्विन कहते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि पानी की एक खास कंडीशन होती है। जब उसको हम लगातार ठंडा करते जाते हैं तो हम पाते हैं कि वो एक स्टेज पे जाके क्या हो जा रहा है, बर्फ बन जा रहा है। जब उसको हम गर्म करते जाते हैं तो देखते हैं कि एक स्टेज पे जाके वो
भाप बन जा रहा है। और हम ये जो भाप बनना, बर्फ बनना, ये किस कारण हो रहा है? क्योंकि इसमें इसके टेम्परेचर में बदलाव आ जा रहे हैं। ठीक, तो पानी का एक कंडीशन वह होता है, एक अवस्था वह होता है जहां पे ये तीनों अवस्थाएं पानी की पाई जाती हैं। तीनों अवस्थाएं यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड यानी ठोस, जिसको हम बर्फ मानेंगे, और लिक्विड यानी तरल, जिसको हम पानी मानेंगे, और H2O यानी, और एक कौन सा फॉर्म रहेगा उसका? वेपर यानी भाप। तो एक कंडीशन, एक अवस्था पानी का ऐसा होता है जहां पे ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, और उस बिंदु पे जहां पे तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं पानी का त्रिक बिंदु। तो त्रिक बिंदु नाम यहीं से आया है। आपसे कोई पूछेगा कि ट्रिपल पॉइंट यानी त्रिक बिंदु क्या होता है, तो आप बताएंगे पानी का वह स्टेट जहां पे वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों अवस्थाएं में। मान लीजिए आपके सामने एक ग्लास है, ग्लास में कुछ पानी भरा है। तो पानी भरा है तो एक अवस्था हो गया तरल का। अब आप उसमें आइस डाल दिए, बर्फ डाल दिए, तो वो अवस्था कौन सा हो गया? सॉलिड का यानी ठोस का। अब जब आप उसके दाब को कम करेंगे, प्रेशर को कम करेंगे, तो आप पाते हैं कि वेपर के फॉर्म में उसमें बुलबुले निकल रहे हैं। तो वो जो बुलबुले निकल रहे हैं, ये जो तीनों घटनाएं, तीनों अवस्थाएं पानी की गिलास में पाई जा रही हैं, उसको जिस पॉइंट पे पाया जाता है उसको हम बोलते हैं त्रिक बिंदु। और ये त्रिक बिंदु कितने पे होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसको समझिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है क्या? आपका त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु जहां पे पानी की तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। ये 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है किसके? 273.16 के, 273.16 केल्विन के। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए यहां पे आपका 0 डिग्री सेल्सियस है और यहां पे आपका 0 केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? हमारा त्रिक बिंदु होता है। यहां पे रहेगा त्रिक बिंदु। ठीक, अब हम चाहते हैं यहां से यहां तक की जो जितना भी ये दूरी है, ये कितना है? 273.16 केल्विन। अब हम क्या चाहते हैं? 1 केल्विन की मात्रा चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसमें से छोटे से टुकड़े को निकालेंगे। जो छोटा सा टुकड़ा यहां से यहां तक में होगा वो हमारा कितना कहलाएगा? 1 केल्विन कहलाएगा। तो 1 केल्विन कितना हो जाएगा? तो 1 केल्विन हो जाएगा 1/273.16 इंटू 16 पानी का त्रिक बिंदु। ये बराबर हमारा हो जाएगा 1 केल्विन के। 1 केल्विन हम कितना कहेंगे? पानी का जो त्रिक बिंदु है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसका जो कितना तापमान है? 273.16 केल्विन है। तो अगर हम उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, इतने भाग को हम कहेंगे 1 केल्विन। ठीक, ये था 1 केल्विन को हम कैसे परिभाषित करेंगे। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं अगला जो हमारा मूल राशि है, जो क्या है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, जिसका हमने मात्रक क्या बनाया है? मोल, और उसका प्रतीक क्या है? MOL, जिसको भी हम पढ़ते हैं क्या? मोल। ठीक, अब इसको समझते हैं। मोल क्या है? मोल एक नंबर है, संख्या है। जैसे मैं आपसे बोलूं 1 दर्जन केला, 1 दर्जन केले में कितने नंबर हैं, कितनी संख्याएं हैं? तो आप बताएंगे 12। तो सेम इसी टाइप से, जैसे कि हम अपने लैंग्वेज में क्या यूज करते हैं? 100, 1000, 500। ठीक, तो इसी टाइप से जो इसमें हम भौतिक विज्ञान में जो पदार्थों की मात्रा बताते हैं, संख्या बताते हैं, वो हम मोल में काउंट करते हैं, उनकी गिनती हम मोल में करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे कहेंगे, जैसे कहेंगे कि 1 मोल आम, 1 मोल केला, 1 मोल परमाणु। ठीक, फनी लग रहा होगा, लेकिन मोल एक संख्या है। तो अब 1 मोल क्या है? 1 मोल की परिभाषा हमें बनाना था। तो 1 मोल की हम लोगों ने परिभाषा किस तरीके से बनाया कि आप 12 ग्राम यानी इतना,
कहाँ पे 12 ग्राम, आपके बुक में 0.012 किलोग्राम दिया है, तो ये टोटल कितना हुआ 12 ग्राम। तो आप 12 ग्राम कार्बन के परमाणु ले लीजिए, 12 ग्राम कार्बन के परमाणु ले लीजिए और उसको एकदम पीस के पाउडर के फॉर्म में बना लीजिए। और जो आप गिनती करेंगे, जितनी गिनती में परमाणु आपको मिलेंगे, वो परमाणु की संख्या क्या होगी, 1 मोल के बराबर होगी। ठीक, तो हम एक लाइन में क्या कहेंगे कि 12 ग्राम कार्बन में जितनी परमाणुओं की संख्या होती है वह 1 मोल के बराबर होती है। ठीक, अगर हम क्या बोल रहे हैं, 12 ग्राम कार्बन में 12 ग्राम कार्बन में जितना परमाणुओं की संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, 1 मोल के बराबर होगी। इसका एक वैल्यू भी है, उसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल में इतना होता है, इतना परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक, इसको हम अवोगाद्रो नंबर के भी नाम से जानते हैं। तो ये थी कहानी 1 मोल की। अब इसके बाद जो अपना लास्ट बचता है वो क्या है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला और उसको हम डिनोट करते हैं, उसका प्रतीक क्या है, CD। कैसेट वाला CD नहीं, कैंडेला वाला CD। कैंडेला किसी दिशा में 540 इंटू 10 की पावर 12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब ये जो परिभाषा है तो सुनने में पढ़ने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन हम इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की प्रयास करते हैं। तो समझिए, तीव्रता का मतलब हुआ चमक, तीव्रता का मतलब हुआ चमक। और हम चमक को ना तो हम लंबाई से माप सकते हैं, ना ही तो द्रव्यमान से, और ना ही तो समय से, ना ही तो एम्पियर, केल्विन और मोल से। ठीक, तो इसके लिए हमें एक अलग से मूल राशि बनानी पड़ी जिसका हम लोगों ने नाम दिया ज्योति तीव्रता, और उसका मात्रक बनाया कैंडेला और जिसको डिनोट करते हैं CD से। ठीक, अब चमक में हमें क्या चीज चमक में ऐसा क्या चीज है जिसको हम मापना चाहते हैं, जिसको हम समझना चाहते हैं। तो जो वस्तु या यदि कोई वस्तु है, यदि वो हमारी आंखों में कोई पावर लगा पा रही है तो हम उसको कहते हैं चमक। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आप सूर्य को देखिए, सूर्य की रोशनी को आप देखेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे आंखों तक बहुत ज्यादा पावर लगा पा रहा है। अगर आप मोमबत्ती के प्रकाश को देखेंगे तो आप उसको आसानी से देख लेंगे, क्योंकि मोमबत्ती का प्रकाश हमारी आंखों पर कम प्रकाश लगा पा रहा है। तो यानी कम पावर लगा पा रहा है। यानी जिस चीज का ज्यादा पावर उसका ज्यादा चमक, और जिस चीज का कम पावर उसका कम चमक। ठीक, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि आखिर ये जो हम चमक की बात कर रहे हैं वो उस चमक में जो मात्रक है कैंडेला, ये एक कैंडेला कितने के बराबर होगा। ठीक, तो हम लोग क्या किए, जिस चीज को हम आसानी से देख सकते हैं उसको हम लोगों ने लिया। किसको लिया? मोमबत्ती को लिया, क्योंकि मोमबत्ती के प्रकाश को हम आसानी से देख सकते हैं। तो मोमबत्ती के प्रकाश में हम लोगों ने देखा कि उसमें कौन सा प्रकाश निकलता है, पीले रंग का निकलता है। तो क्या हर पीला रंग जो चमकती है हमारे आंखों तक, क्या हम उसको एक कैंडेला मान लेंगे? नहीं, हर पीले रंग को हम कैंडेला नहीं मानेंगे। हम उसी पीले रंग को कैंडेला मानेंगे जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, जिसकी आवृत्ति कितनी हो, 540 इंटू 10 की पावर 12 हर्ट्ज आवृत्ति। जो पीला रंग इतनी आवृत्ति से हमारी आंखों तक पहुंच रहा होगा, हम उसी को कहेंगे क्या? एक कैंडेला, 1 कैंडेला। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मान लीजिए यहां पे एक पतली सी मोमबत्ती हम लोगों ने लिया और यहां पे एक हम लोगों ने मोटी सी मोमबत्ती लिया। तो क्या इन मोमबत्तियों का प्रकाश समान होगा, एक जैसा पावर होगा? नहीं होगा। इस पतली मोमबत्ती से हमें कम पावर निकलेगा
और इस मोटी वाली मोमबत्ती से ज्यादा प्रकाश होगा, यानी ज्यादा पावर है, ये ज्यादा चमक दे रहा है, ये कम चमक दे रहा है। तो अब इसको हम कैसे परिभाषित करें? पीला रंग तो दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, उसकी बात हो गया कि जो पीला रंग इतनी आवृत्ति से हमारे आंखों तक पहुंचेगा उसको हम कैंडेला कहेंगे। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर मोमबत्ती से इतने वाट निकल रहा है ऊर्जा, कितने वाट? इतने वाट, 1/683 वाट का अगर पावर निकल रहा है तो उसको हम कहेंगे 1 कैंडेला। दो चीज हम लोग यहाँ पे देखें। पहली चीज कि जो मोमबत्ती का प्रकाश, पीले रंग का प्रकाश आ रहा है, उसकी आवृत्ति कितनी है? तो आवृत्ति इतना होना चाहिए, और जो उससे हमें पावर मिल रही है, जो ऊर्जा यानी शक्ति मिल रहा है, वो कितना होना चाहिए? इतने वाट प्रति स्टेरेडियन होना चाहिए। ठीक, अब ये तो था स्टेरेडियन, आप समझ गए होंगे। ये कैंडेला के एक ऐप भी आता है मोबाइल में। अब उस ऐप को आप जब डाउनलोड करेंगे मोबाइल में, तो जब आप बाहर जाएंगे तो वो बता देगा कि अभी बाहर से कितना चमक आ रहा है। ठीक, तो कैंडेला में हम क्या करते हैं? चमक का मापन करते हैं कि कोई भी चीज कितना ज्यादा पावर से हमारे आंखों तक चमक रहा है, पहुंच रहा है। ठीक, अब यहाँ पे स्टेरेडियन की बात किया था। स्टेरेडियन क्या होता है? 1 स्टेरेडियन हम किसको कहेंगे, उसको भी मैं जाते जाते आपको समझा देता हूँ कि 1 स्टेरेडियन क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक कागज का टुकड़ा आपने लिया और उस कागज के टुकड़े को पूरे चारों तरफ से धागों से बांध दिए, ऐसे पूरा धागों से बांध दिए, यहाँ 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 यहाँ। मान लीजिए ये 1 मीटर स्क्वायर का है। अब आप जब ऐसा बांध देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कागज का टुकड़ा है, रस्सी से बांधने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। जब कोई भी चीज ऐसा दिख रहा है तो हम इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? घन कोण। घन कोण ये कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो ये वाला जो बन रहा है, ये क्या होगा? उसका स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक, और घन कोण का फार्मूला होता है एरिया यानी क्षेत्रफल अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हम गोले की बात करें, जो एक गोला है, इस गोले का क्षेत्रफल 1 स्टेरेडियन की बात कर रहे हैं, तो इस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितना होगा? तो आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई। ठीक, इसी टाइप से एक होता है समतल कोण। समतल कोण हम किसको बोलते हैं? ये चाप है, और यहां से जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, इसको हम बोलते हैं समतलीय कोण या तो फिर प्लेन एंगल। ठीक, तो प्लेन एंगल किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या। ठीक, अगर एक गोले में आप पता करेंगे कि यहाँ पे कितना समतल कोण होगा, कितना रेडियन होगा, तो कितना होगा? एक गोले का पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है? 360 डिग्री, जो किसके बराबर होगा? 2 पाई रेडियन के। तो एक रेडियन में कितना? पाई अपॉन 180। एक रेड पाई अपॉन 180 के बराबर होता है, और 1 स्टेरेडियन 4 पाई के बराबर होता है गोले के लिए। तो ये था स्टेरेडियन और इसका प्लेन एंगल का डेफिनेशन, मतलब कितना एक स्टेरेडियन कितने को बोलेंगे हम, और एक रेड कितने को बोलेंगे। ठीक, तो ये अब आपका क्या काम है कि ये जो परिभाषाएं हम यहाँ पे समझाए हैं, बताए हैं, आप कॉपी में उसको अच्छे तरीके से नोट करें, याद करें, पढ़ें, और ना समझ में आए तो उसको रट लें, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिया जाता है कि 1 मीटर को परिभाषित कीजिए, 1 केल्विन को परिभाषित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।